तेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग स्किप मत कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा लंबी बनेगी क्योंकि कविता थोड़ा सा लंबी है और मैं डिटेल्स में जानकारी देता हूँ, डिटेल्स में समझाता हूँ, इसलिए मेरा हर वीडियो लंबी होती है, बड़ी होती है। मैं 2-4 मिनट का वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं फुल नॉलेज देता हूँ आप लोगों को, इसलिए मेरा वीडियो लंबी बनती है, बड़ी होती है और वो जो देखते हैं पूरा, उनको पूरा समझ में आती है। देखिए, सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ, मतलब पूरा 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। आह्वान मतलब उनके बुलावा पर। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रानंदन पंत का काव्य सिचिद 1916 से 1977 तक फैला है। मतलब उनका काव्य का करने का, कविता लिखने का जो समय काल था वो 1916 से लेकर 1977 तक माना जाता है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए थे। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ। क्वेश्चन आ सकता है कि सुमित्रानंदन पंत जी का काव्य कृतियाँ इसमें से कौन है, आप लोगों को ऑप्शन दे देगा, तो इसमें से जो इस कविता का नाम होगा कोई एक, तो वही वाला ऑप्शन आप लोगों को टिक लगाना है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए, पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। ये जो कविता लिखते हैं ये प्रकृति से जुड़े कविता को लिखते हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। उनका जो कविता है वो आधुनिक हिंदी है। इनका कविता में जैसे कबीरदास और तुलसीदास जैसा वाणी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इनका जो कविता है एकदम खड़ी हिंदी भाषा में, और आप लोगों को पढ़कर लगेगा कि हाँ ये आज का भाषा में लिखा गया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कहा जाता है। और उनका जो शब्द है, यानी जो भाव का व्यक्त, यानी जो मीनिंग को दर्शाता हुए जो शब्द है का उन्होंने जो चयन किया एकदम परफेक्ट बैठता है कविता में। और इन्होंने जो शब्द को चयन किए है इनके लिए इनको शब्द शिल्पी कहा जाता है। मतलब कौन सा शब्द कहाँ पे एकदम परफेक्ट बैठेगा, ये इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इस कविता में यानी ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सूक्ष्म और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। यानी इन्होंने क्या किया है, ग्रामश्री से ही पता चल रहा है कि गांव का कविता है, तो इन्होंने गांव का जो दृश्य है, यानी गांव में क्या सब्जी उगाए जा रहे, गांव में क्या फसलें हो रहे, गांव में क्या फल हो रहे, क्या बाग बगीचे में हो रहे, वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस कविता में दर्शाया। खेतों में दूर तक फैली लहलाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। और ये जो कवि को इतने सारे चीज़ अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ। मतलब गांव का जो फल फूलों से भरी हुई पेड़ पौधे, सब्जियों से लदे हुए खेत, ये सारी चीज़ उनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और उसी अट्रैक्शन को कवि ने अपने कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। अब आगे हम लोग कविता का मीनिंग को समझेंगे। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। देखिए, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिससे रवि की किरणें चांद की सी उजली जाली। तिनकों के हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। तलक का मतलब होता है तक, कोमल यानी नर्म और मुलायम, तन यानी शरीर, हरित यानी हरा, रुधिर यानी रक्त, श्यामल यानी हरी भरी, चीर निर्बल यानी सदा स्वच्छ रहने वाला, पलक यानी पट, पहलू। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत जी गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गांव में दूर दूर तक मखमल की तरह मुलायम हरियाली फैली है। इस पर पड़ने वाली सूरज की किरणों को देखकर लगता है कि चांदी की जाली बिछी हुई है। हरे तिनकों पर हिलती ओस की बूंदें देखकर लगता है कि उनमें हरा रक्त बह रहा है। हरी भरी धरती पर फैला नीला आसमान मानो धरती को बाहों में भरने के लिए झुका हुआ है।
नेक्स्ट है रोमांच, नीलम की कली तीसी नीली। रोमांचित यानी प्रसन्न, वसुधा यानी धरती, सनई यानी एक रेशेदार पौधा, किंकिनिया यानी करधनी में लगे छोटे छोटे घुंघरू, भीनी यानी हल्की हौलाक्त यानी तेल युक्त, हरित धरा यानी हरी भरी धरती, तीसी मतलब अलसी, आलसी नहीं अलसी, एक तिलहनी पौधा, एक पौधा का नाम है तिल। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी गांव के इस सौंदर्य को देखकर कहते हैं कि धरती खुशी एवं रोमांच से भर गई है। उसके रोमांच को प्रदर्शित करने के लिए जौ और गेहूं के पौधों में बालियां लग गई है। अरहर और सनई के पौधों पर लगी फलियां करधनी में लगे घुंघरुओं की तरह सुशोभित हो रही है। चारों ओर सरसों के फूल है जिनसे तेल की गंध फैल रही है। इसी समय हरी भरी धरती से अलसी की नीलम सी कली और नीले नीले फूल निकलने लगे हैं। नेक्स्ट है रंग रंग के फूलों में रीलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी चिमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। रीलमिल यानी मिलजुल, छिमिया यानी फलिया, लड़ी यानी श्रृंखला, वृंतों यानी डंठलों। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि खेतों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, वही बगल के खेत में बैगनी सफ़ेद फूलों वाली मटर को देखकर लगता है कि जैसे मटर सखिया साथ साथ हंस रही है। मटर में फलियों को देखकर लगता है कि वे मखमली पेटियों में किसी रत्न को छिपाए हुए हैं। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं जिन पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। उनको देखकर लगता है कि मानो फूल ही उड़ उड़कर वृंतों पर जा रहे हैं, यानी डंठलों पर फूल उड़ उड़कर जा रहे हैं। नेक्स्ट है अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली, फुले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैगन मूली। रजत यानी चांदी, स्वर्ण का मतलब सोना, मंजरी यानी आम का बौर, जो आम आने से पहले जो छोटा छोटा फूल होता है उसे मंजरिया कहा जाता है। आम्र का मतलब आम होता है, तरु यानी पेड़ होता है, झर हरे यानी गिर रहे हैं, दल का मतलब पत्ते, और मुकुलित यानी अधखिला हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसे मौसम में आम की डालियों पर सोने चांदी के रंग की मंजरिया आ गई है, और एक ओर आम में बौर आ रहे हैं तो दूसरी ओर ढाक और पीपल के पत्ते गिरने शुरू हो गए। कोयल भी मदमस्त होकर उड़ती फिर रही है। फूल आने से कटहल महक उठा है और जामुन के फूल अभी अधिकीले हैं। जंगल में झरबेरिया लद गई है, आड़ू के पेड़ पर फूल आ गए हैं। एक और जहाँ नींबू अनार आदि फूलों से लद गए हैं, वहीं दूसरी ओर खेतों में आलू गोभी बैगन मूली आदि की सब्जियां तैयार हो गई है। अब देखिए पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर अमली से तरु डाल जड़ी, लहला पालक महमा धनिया लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। चित्ती का मतलब रहा धब्बा या निशान, मधुर बेर यानी मीठी बेर, अमली यानी आंवले का छोटा सा फल, लहला का मतलब रहा हरा भरा लहराता हुआ, महमा यानी महकता हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि अमरूद पककर पीले और मीठे हो गए हैं, उन पर लाल लाल धब्बे यानी चित्तियाँ पड़ गई है। बेर पककर सुनहरे और मीठे हो गए हैं। आंवले की डालियों पर छोटे छोटे फल लग गए हुए हैं। खेतों में हरी भरी पालक लहर रही है। धनिया अपनी महक बिखरने लगी है। लौकी और सेम की लताएं फैलकर बैठ गई है। टमाटरों का लाल रंग मखमल जैसा लग रहा है। मिर्च के पेड़ पर लगे मिर्चों के गुच्छे बड़ी सी हरी थैली जैसे दिख रहे हैं। नेक्स्ट है बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती,
सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुल की कंगी से बगुले, कलंगी संवारते है कोई, तीरते जल में सुरखाब पुलीन पर, मगरौठी रहती सोई। अंकित का मतलब हो रहा बने हुए, चिन्हित या चित्रित। सतरंगी यानी 7 रंगों वाली। सरपत यानी बड़ी तथा लंबी घास जिसके तने तथा पत्तियों से छप्पर बनाया जाता है। छाई का मतलब बुनाई हुई या बनाई हुई। तट यानी नदी के किनारे की भूमि। कलंग यानी चिड़ियों के सिर पर की चोटी। तीरते यानी बहते। सुरखाब यानी चकवा पक्षी। पुलिन यानी नदी का रेतीला किनारा। मगरौठी यानी मुर्गाबी नामक एक पक्षी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि गंगा की सतरंगी रेत पर बनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे सांपों के आने जाने से बने हो। नदी के किनारे पर तरबूजों की खेती तथा सरपत से बनाई गई झोपड़ियाँ सुंदर लग रही है। इन्हें तरबूजों की रखवाली के लिए बनाया गया है। पानी में खड़े बगुले अपने सिर खुजला रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि वे अपने बालों में कंघी कर रहे हैं। बहते पानी में सुरखाब यानी चक्रवात तैर रहे हैं तथा रेतीली किनारों पर मरगोटी नामक पक्षी सोया हुआ है। नेक्स्ट है, हंसमुख हरियाली हीम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भींगी अधियाली में नीसी की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आछानदान, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। हिम आतप यानी सर्दी की धूप। तारक यानी तारे। मरकत यानी पन्ना नामक रत्न। नीलम यानी नीले रंग का रत्न। आच्छादन यानी छा जाना, घिरा हुआ। निरुपम यानी अद्भुत, अनोखा। हिमांत यानी सर्दी की समाप्ति। स्निग्ध यानी कोमल, प्रेम युक्त। हरता यानी चिंता। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ग्रामीण सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हरियाली पर धूप पड़ती है तो लगता है कि वह हंस रही है। सर्दी की धूप चमक उठी है, लगता है कि धूप और हरियाली अलसाकर सो गए हैं, उससे रात भीग चुकी है। तारों की चमक फीकी पड़ने से लगता है वे सपनों में खो गए हैं। सुंदर गांव पन्ना नामक रत्न के खुले डिब्बे सा लग रहा है, उस पर नीला आकाश छाया हुआ है जो नीलम के आवरण जैसा है। सर्दी की समाप्ति पर अद्भुत शांति छाई हुई है। ऐसा सुंदर गांव अपनी सुंदरता से लोगों का मन अपनी ओर खींच रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर जरूर देख ले। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।